Hello everyone. So today we are going to take the coverage of Plastic Waste Management Rules 2022. जो हमने एक लास्ट टाइम एक पिलर नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एक्ट्स एंड पॉलिसीज के अंडर, जिसमें हमने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सभी एक्ट्स को डिस्कस किया था और उसमें से एक शुरुआत की थी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वीडियो आपको अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, वहां पे क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो आज इसी पिलर में से आज हम एक कंपोनेंट देखने वाले हैं, वो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, 18, 21, 22। इसमें धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस हुए, ओवर द टाइम क्या चेंजेस हुए, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले वो जानकारी लेता है। तो 2022 में इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कुछ चेंजेस आए थे। जैसे हम कुछ बैन कर रहे इस साल, चाहे वो मल्टी लेयर प्लास्टिक हो या सिंगल यूज प्लास्टिक हो, और भी कुछ थिकनेस में चेंजेस है, वो हम आने वाले आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। देन आज के सेशन का कंटेंट क्या होगा, तो पहले तो हम समझ लेंगे कि क्या होता है प्लास्टिक वेस्ट। सेकंड हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, जिसमें प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, या यूजुअली हम जो आज देखते हैं बाहर जो हम देख पाते हैं, दैट इज मेगा प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या होता है वो हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर दिस पर्टिकुलर रूल, उसकी टाइमलाइन हम देखेंगे कि 16, 18 और 21 में क्या क्या चेंजेस हुए। देन आफ्टर दैट वी विल सी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को, गवर्नमेंट कर क्या रहा है इस वेस्ट को खत्म करने के लिए। जैसे कि लंदन कन्वेंशन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर क्या इनिशिएटिव्स है, या फिर यूएन प्लास्टिक होगा, प्रोजेक्ट रीप्लान होगा, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट क्या है, तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब इंडिया में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक कितना सच में क्रूशल है या कितना वेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो देखो 9.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली हमारा निकलता है, और वेस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक 3 टाइम्स बढ़ने वाला है। और अगर देखा जाए प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, तो सबसे ज्यादा यूपी, वेस्ट बंगाल, ओके, देन आफ्टर दैट महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट्स यहाँ पे लीडिंग में है। ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अनकलेक्टेड है, मतलब 100% में से 40% अनकलेक्टेड है, मतलब वो फिर से कलेक्ट नहीं हो रहा है एनवायरमेंट में। सो दैट इज क्रिएटिंग अ हैवॉक कंडीशन। अब सीपीसीबी ने भी सेम बताया था कि 26,000 टन ऑफ प्लास्टिक एवरी डे निकलता है, या फिर फिक्की के भी कुछ ऑब्जर्वेशन है कि इस प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो होते जा रही है, ऐसे नहीं कि कम होते जा रहा है। और फिर यहां पे हर साल हम देख पा रहे हैं कि 22 मिलियन तक एस्टिमेट है कि ग्रो हो जाए। बट तभी भी अच्छी बात यह है कि इंडिया में पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन है वो बहुत कम है, ओनली 11 केजी है। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो वो 109 केजी पर कैपिटा दिख रहा है। बट द थिंग इज दैट कि इंडिया रिसाइकलिंग में उतना ज्यादा लेके नहीं आ रहा है। वहां पे रिसाइकल बहुत अच्छा है, इसलिए उनके कलेक्शंस अच्छे, इसलिए उनके यहाँ पे इश्यूज ज्यादा नहीं है। बट हमारे यहाँ पे डेफिनेटली इश्यू ज्यादा है, बिकॉज हम रिसाइकलिंग में नहीं लेके आ रहे। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इस 20 ईयर्स में, आने वाले कुछ टाइम में अगेन प्लास्टिक वेस्ट बढ़ते जाएगा। तो प्लास्टिक वेस्ट से सिर्फ मरीन इकोसिस्टम हो, या फिर जैसे लैंड इकोसिस्टम है, या फिर ओवरऑल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इस पे ही अफेक्ट नहीं होता है, तो मरीन इकोसिस्टम में भी ये अफेक्ट हो सकता है, और उसके बाद CO2 इमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो प्लास्टिक है तो वो बर्न किया जाता है, और जैसे ये अगर कुछ कचरा हो या वेस्ट हो, वो अगर बर्न करते हैं प्लास्टिक भी बर्न हो जाता है। सो देन इशू इज दैट कि ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब जैसे इस प्लास्टिक में बेसिकली है क्या, तो ज्यादातर प्लास्टिक बैग्स देखे गए, प्लास्टिक बॉटल्स देखे गए, फूड कंटेनर होते हैं, कटलरीज होते हैं, रैपर्स होते हैं, है ना, सिंथेटिक रोप होती है, तो ये ज्यादातर परसेंटेज में देखा गया है। जैसे हर कोई बोलता है कि बस हम एक ही स्ट्रॉ यूज करेंगे, तो ऐसे 800 करोड़ लोगों ने अगर कहा, 8 बिलियन पीपल्स ने कहा, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा निकलेगा। इसलिए एवरी सिंगल लेवल पे सबको एफर्ट्स लेने हैं अगर प्लास्टिक रिसाइकिल करना है तो। देन इसी बात पे अगर देखते हैं तो चाइना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब जो प्लास्टिक रिलेटेड पोल्यूशन दिख रहा है, तो दैट इज चाइना। देन आफ्टर दैट इंडोनेशिया, मतलब मरीन पोल्यूशन में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री से जाता है, दैट इज चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस एक्सेट्रा। इवन कुछ कंपनीज वाइज अगर हम देखते हैं, बस प्लास्टिक पोल्यूटर्स कंपनीज की बात करें तो कोको कोला सबसे ज्यादा है, पेप्सिको, नेस्ले, यूनिलीवर, ऐसे कुछ कंपनीज दिख रही है कि जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सच में इससे क्या इंपैक्ट होगा, तो एक स्टडी आया था जो ऐसा कुछ पहली बार ऐसा कुछ स्टडी किया गया था कि ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक फाइंड आउट हुआ है। तो दिस कॉल्ड द माइक्रोप्लास्टिक, वेरी टाइनी मटेरियल होता है जो 5 mm से एकदम छोटा प्लास्टिक होता है, तो उससे उसको हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, रिसर्च एक कुछ नेदरलैंड बेस्ड थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रिसर्च किया था, और जिसमें
पीटी पॉलीथिलीन टेराफ्लेट होता है या पॉलीथिलीन होगा, तो ये ब्लड में मिला है। अब उन्होंने जो स्टडी किया था तो रैंडमली 22 पीपल पे, लोगों पे ऐसे कुछ स्टडी किया था, उसमें से 17 लोगों के ब्लड में तो कहीं ना कहीं स्मॉल माइक्रो लेवल पे आपको क्या दिखा है, प्लास्टिक मिला है। मतलब देखो परसेंटेज कितना ज्यादा है। और वो इस वजह से था, इनका कंजम्पशन हैबिट्स क्या थे, तो जैसे वाटर बॉटल से पानी पीना, प्लास्टिक बॉटल से, देन फूड जो हम ऑर्डर करते हैं वो प्लास्टिक में स्टोर करना, ओके, या इवन वाटर कंजम्पशन में भी एक प्रकार से दिखाया गया कि उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से ये एक ऑब्जर्वेशन था। और द सेकंड द मोस्ट हजार्डस वन, या जो मोस्ट हमें कंसर्न जिसका सामने लेके आना चाहिए, दैट इज ये बेबीज में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 10 टाइम ज्यादा मिला। और वो इस वजह से क्योंकि जो जिस बॉटल से वो मिल्क पीते हैं, सिपर बॉटल होती है, तो उसका जो सिप होता है तो बेसिकली वो प्लास्टिक का होता है, और उसके च्यूइंग से होगा या ओरल कंजम्पशन में फिर वो प्लास्टिक आ जाता है, राइट। तो ये 10 टाइम ज्यादा दिखा है। तो आप बोलोगे फिर इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो आगे चल के जैसे जैसे ये आपके ब्लड वेसल्स में बढ़ते जाएगा माइक्रो प्लास्टिक, तो इट विल स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड ऑल्सो, या इवन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी अफेक्ट कर सकता है, और जिससे हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड डिसीज भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक तो बहुत सारे रीजन या बहुत सारे इंपैक्ट्स या बॉडी इफेक्ट जो है तो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, बट जो भी हुआ है तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लड की जो फ्लो लेवल है या आरबीसीस पे अफेक्ट कर सकता है। इवन अब जैसे मैंने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, तो जैसे कि लेस देन 5 mm हो गए तो इसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, जो बहुत ही एक लाइक पर्ल, लाइक आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, सो दिस इज नोन एज माइक्रोप्लास्टिक, जो कि मतलब सी सैंड के साथ ऐसे मिक्स हो जाएगी कि तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मरीन में अगर ये निकल जाता है, मरीन रिसोर्स में या सी में अगर निकल जाते हैं, ओशन में निकल जाता है, तो फिर इनका डिग्रेडेशन होकर फिर फाइनली ये कंजम्पशन में आ जाएंगे ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम में। और एक लेवल ऐसा आएगा कि इसका बायोमैग्निफिकेशन हर एक लेवल में बढ़ते जाएगा, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इतना बढ़ेगा कि ऑब्वियसली फिर इसके बाद अगर कोई हम इसको कंज्यूम करते हैं एज अ सी फूड, तो लिटरली आप ये मेम भी देख सकते हो कि कोई प्लास्टिक बैग मांग रहा है तो वो शॉपकीपर बोल रहा है कि इट्स इनसाइड द फिश, मतलब इतना प्लास्टिक होने की चांसेस है। तो मतलब ये ऑब्वियसली अगर ऐसे हम फिश कंज्यूम करेंगे या ऐसे प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते जाएंगे तो इट विल अगेन इम्पैक्ट अवर हेल्थ। सो ये माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, तो माइक्रोप्लास्टिक देखो दो प्रकार से क्रिएट हो सकता है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, एक आता है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी मीन्स व्हाट, ये प्राइमरी मतलब एकदम टाइनी पार्टिकल्स जो रेडीमेड फॉर्म में है, जिनको डिग्रेड होने की जरूरत नहीं, एकदम स्मॉल फॉर्म में, मतलब जैसे कॉस्मेटिक्स होता है, फेस वॉश होता है, उसमें जो स्क्रबर वगैरह होता है, तो वो आ गया आपका ओरिजिनली इन माइक्रो बेड फॉर्म या माइक्रो प्लास्टिक फॉर्म। प्लास्टिक पेलेट्स हो गए, प्लास्टिक फाइबर्स हो गए, ओके। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ओरिजिनली इन दैट फॉर्म। तो इसको हम प्रोहिबिट करें तो ही अच्छा है, बिकॉज ये कलेक्शन मुश्किल है। अब जाके ऐसे तो इसको इस इतने स्मॉल पार्टिकल्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसको प्रोहिबिट करें, बैन करें तो ही अच्छा है, जिसमें माइक्रोबेड्स है ऐसे कॉस्मेटिक्स को, जो यूएस ने किया था रिसेंटली। अब सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक एटलीस्ट हम इसमें कंट्रोल ला सकते हैं, इसको यूज भी करो बट कंट्रोल में ला सकते हैं। तो दैट इज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, कि जो क्या है कि लार्ज जो प्लास्टिक होता है वो वाटर बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, डिफरेंट कार्टन्स हो गए प्लास्टिक के, तो ये ओवर द टाइम एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद, या फिर समझ लो कि सी में इंट्रोड्यूस हो गया और उस पर वेव्स अटैक करते जा रहे, उसका इरोजन करते जा रहे, इसको ब्रेक डाउन करते जा रहे, डिकम्पोज करते जा रहे वेव्स, और धीरे 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 देखो ये प्लास्टिक टूटते जाएगा, फ्रैगमेंटेशन होते जाएगा, और इसका भी कन्वर्जन किसमें होगा, माइक्रो प्लास्टिक में। तो इसको हम कहते हैं कि मेन लार्ज प्लास्टिक बॉटल से कन्वर्ट होना स्मॉल पार्टिकल्स में, इसको कहेंगे आफ्टर डिग्रेडेशन, इट इज नोन एज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अब इसमें एक अच्छी बात ऐसी कि हम एटलीस्ट ये सब होने से पहले हम इसको क्यों ना रिकलेक्ट कर ले, जो एनवायरमेंट से अगर पिक कर ले, राइट, तो फिर हम इसको रोक सकते हैं। तो दैट इज द सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक में एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं, रिसाइकलिंग में ला सकते हैं। तो दैट इज द टू टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। देन अब इससे और भी क्या इंपैक्ट होते हैं, तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक लॉस है, फिर लैंड पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो सिर्फ थोड़े ही नहीं, तो मतलब सिर्फ मरीन ही नहीं तो बाकी भी इंपैक्ट है। इवन वाटर पोल्यूशन में, ग्राउंड वाटर में भी अगर इसका कंटेमिनेशन बढ़ गया और वही हमने यूज किया, तो फिर अगेन बॉडी में फिर से माइक्रोप्लास्टिक इनहेल हो सकता है। तो इवन फूड चेन में आ सकता है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम हो सकती है। तो ये भी पॉइंट्स हम देख सकते हैं। पुअर ड्रेनेज मतलब अगर कोई प्रॉपर रिवर फ्लो हो रही है, राइट, उसमें ब्लॉकेजेस बढ़ते रहेंगे तो उतना फ्लड भी आने के चांसेस हो गए अगर प्लास्टिक ब्लॉकेजेस बढ़ जाए तो चलो देखते हैं फिर अभी प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है। जैसे हमने देखा क्या कंसर्न है, अब शुरू करते हैं इंडिया में क्या रूल्स है।
तो 1999 में फर्स्ट ऐसा कुछ रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूजेस रूल, नॉर्मल एक रूल हुआ था, ज्यादा उसमें कुछ चीजें नहीं थी, बस रिसाइकल करने की बात मेंशन की थी। 2011 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आया था, सो जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है। उसके बाद अब 16 में एक्चुअल मैं कहूंगा कि रियल स्टोरी अभी स्टार्ट हो जाती है, रियल एफर्ट्स अभी स्टार्ट हो जाते हैं 2016 में, कि जो पहला एक्ट था तो उसको सप्रेस करके द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऐसा सिंपली एक रूल बनाया हमने, जिसमें हमने मेंशन किया कि अब जो प्लास्टिक अलाउ होगा तो 50 माइक्रोन का ही अलाउ होगा। ओके, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत मेंशन किया था, बट रूरल एरियाज उनकी क्या है फिर वो सब हम आगे देखेंगे। फिर 2018 का देखेंगे मल्टीलेयर प्लास्टिक क्या है, इसमें क्या चेंजेस हुए, एंड 2021 इसमें भी जो चेंजेस हुए दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो अब शुरू करते हैं 16 से। सबसे पहले आएगा 16 में क्या क्या हुआ, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो तो थिकनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, जो पहली बार हमने रखा है कि 50 माइक्रोन का ही होना चाहिए, मतलब जो भी आप प्लास्टिक क्रिएट करोगे तो उसका बैग्स हो बॉटल्स हो 50 माइक्रोन थिकनेस रखो, जितना थोड़ा थिकनेस ज्यादा उतना शायद उसका रीयूज हो सकता है, कलेक्ट करने में इजी है, या डिग्रेडेशन जल्दी नहीं होगा, बराबर है। तो इसलिए हम मिनिमाइज करेंगे जनरेशन। ओके, मतलब कम से कम आप जनरेट ही कम करो, देन उसके बाद सेग्रीगेट करो। जैसे घर से अगर कोई कचरा सब मिक्स होके आता है और वैसे ही वो अगर बाहर निकल जाए तो वो फिर सेग्रीगेट करना, उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इंश्योर सेग्रीगेशन एट द सोर्स ओनली, मतलब जहां से निकल रहा है, जैसे अगर किसी के घर से निकल रहा है तो क्या करे, देखो वाई डोंट वी सेग्रीगेट प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम अवर रेगुलर वेस्ट, इट हेल्प्स रिसाइकलिंग, सीधी सी बात है ना। तो अलग इसको हम प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर देंगे। तो ये कंसेप्ट यहां पे आया था 16 में, इंश्योर सेग्रीगेशन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज। अब देखो जो प्लास्टिक अगर एनवायरमेंट से या हमारे यूज में से बाद में, अगर आप जो सिटी में रहते हो तो वो समझ लो कि आप सिटी में कुछ कचरा जमा हो गया, राइट, उसमें प्लास्टिक भी है, या फिर बाकी भी अगर ग्राम पंचायत वगैरह रीजन्स में अगर हम देखते हैं, लोकल बॉडीज में देखते हैं, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मतलब बेसिकली ग्राम पंचायत की होगी, या फिर लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूनिसिपालिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको कलेक्ट करें। ओके, तो ये यहां पे देखा जा रहा है, ये इसलिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं बिकॉज इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अदर पर्सन की रहेगी, राइट, वो हम देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए समझ लो 16 के एक्ट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल बॉडीज की, ग्राम पंचायत की। इवन रजिस्ट्रेशन नाम से एक सिस्टम आया था कि जब शॉपकीपर एंड वेंडर जो होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि वो कितना यूज करे, उनको कितना अलाउड है, तो लिमिट किया जा रहा है। एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन सिस्टम 16 में आई थी, तो लिमिटेड मतलब उनको उतना ही अलाउ किया जाएगा, उतना ही प्लास्टिक, और उतना फिर हमें समझ में आएगा कि ये सिटी में कितना टन दिया है और उसमें से कितना रिकलेक्ट टारगेट्स हुए, लाइक दैट। देन आफ्टर दैट 16 में हमने और एक चीज देखी यहाँ पे कि जो वेस्ट जनरेशन लोकल बॉडीज का ही रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, चाहे वो सिटी हो म्यूनिसिपालिटी हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कलेक्ट करना, जैसे हमने पीछे भी कवर किया, वही पॉइंट। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि 50 माइक्रोन, मिनिमाइज जनरेशन, इंश्योर सेग्रीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कलेक्ट करे, जो भी कचरा होगा वो प्लास्टिक कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। देन सेकंड आता है, देखो अभी सेकंड रूल में 2018 में क्या चेंजेस हुए। तो 18 में एक नई सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, दैट इज किसी को बैन करना है, तो दैट इज मल्टीलेयर प्लास्टिक। अब इन्होंने जो भी रिकलेक्ट किया है, इनको समझ में आया कि चलो रिसाइकल करने जाते तो बाकी तो हो रहा है, बट मल्टीलेयर प्लास्टिक वो नॉन रिसाइकलेबल है, उसको रिसाइकल नहीं कर रही कंपनीज, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बाहर से कार्टन है अंदर से प्लास्टिक है, इतना अटैच है, वो सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मल्टीलेयर प्लास्टिक, जैसे सैचे होता है, डिफरेंट कार्टन्स होता है, राइट, तो मतलब जिसमें जूस वगैरह रखा जाता है, तो वो सब अब बैन किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा। तो मल्टीलेयर प्लास्टिक विल बी एंड अप, ओके, इन अपकमिंग टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 2018 में ही आया था मल्टीलेयर प्लास्टिक के बारे में। उसके बाद देखो एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग, तो कैरी बैग सेल किए जा रहे थे बिकॉज अलाउड था लिमिटेड सेल करना, रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हमने देखा। तो इसलिए क्या हो रहा था कि फिर यहां पे इसको सेल किया जा रहा था शॉपकीपर्स या वेंडर्स के द्वारा। तो ये तो गलत बात हो गई, मतलब सेल भी कर रहे हैं, और बहुत सारे मॉल्स में तो देखा गया कि वो अपने लोगो लगा के सेल करते, सो दैट मार्केटिंग भी हो जाएगी, 3 रुपए में प्लास्टिक बैग भी दे रहे हैं और दूसरा उस पर लोगो लगा के फिर क्या है वो कंपनी का ब्रांडिंग भी चल रहा है। तो ये ओमिट करना था उनको, एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग। तो ये कुछ कंसेप्ट यहां पे आया था 2018 में। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ईपीआर। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये होता क्या है, तो नाम में ही ये देखो, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कलेक्ट करे। इसके पहले हमने क्या देखा 2016 के रूल में,
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो वो म्युनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो वेस्ट है उसको रिकलेक्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, कि जो कंपनीज हम यहां देख पा रहे हैं, समझ लो कि वाटर बॉटल कंपनी है, तो वो जो भी प्रोड्यूस करेगी अपने, समझ लो कि 100 बॉटल्स उन्होंने प्रोड्यूस किया। नाउ इधर ही इनका खत्म नहीं होता है रोल। अब ये इनके मार्केट में जहां भी सेल किया उन्होंने, जिस सिटी में गया एक्सेट्रा वॉट एवर, तो जितने 100 बॉटल्स आप क्या ये ढूंढ के नहीं ला सकते, सीधी सी बात है, बट एटलीस्ट जितने उन्होंने प्लास्टिक टन में जनरेट किया उतना वो रिकलेक्ट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिकलेक्ट दिस प्लास्टिक। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको टारगेट दिए जाएंगे कि आप करो, एंड सो दैट वो अगर वो रिकलेक्ट करते हैं तो उसी को रिसाइकिल करके फिर आप नए बॉटल्स बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि न्यू प्लास्टिक जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। रिसाइकल से कुछ नीड्स फुलफिल हो सकते हैं। तो ये था 2018 के रूल्स में मल्टीलेयर प्लास्टिक फेज आउट करना, एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग ये पार्ट ओमिट करना, एंड थर्ड इज द ईपीआर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस। ओके, सो दैट इज द पार्ट। देन अब आते हैं 2021। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, तो वो था अब सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखो 18 में हमने टारगेट किया मल्टीलेयर प्लास्टिक, नाउ वी हैव टारगेटेड आल्सो द सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम एक ही बार यूज करते हैं। जैसे अभी स्ट्रॉ है ना, तो स्ट्रॉ हम एक ही बार यूज करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे वाटर बॉटल है, यूज करते फेंक देते हैं। पॉलिथीन बैग्स होगी, वो भी यूज करते फेंक देते हैं। तो दैट इज नोन एज सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक ही बार यूज होगा। तो ये हम बैन करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2022। दूसरा आता है कि आप थिकनेस भी बढ़ा दो। जो हमने देखा था 15 माइक्रोन का, किसमें था, 2016 में ही हमने करके रखा था। तो अब उसको क्या करेंगे हम कि ये माइक्रोन, जो 50 माइक्रोन का थिकनेस है वो बढ़ाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जितना थिकनेस बढ़ाओगे उतनी रियूज करने की कैपेसिटी, मतलब रियूज करने की हैबिट्स भी होती है। जैसे एकदम खराब क्वालिटी का अगर हम कोई बॉटल लेते हैं, राइट, तो वो शायद एक ही बार हम यूज करेंगे, उसको फेंक देंगे। बट जितना थिकनेस बढ़ते जाएगा, अच्छे क्वालिटी का वाटर बॉटल है, प्लास्टिक थिकनेस लाइक 120 तक है फॉर एग्जाम्पल, तो देन उसका थिकनेस ज्यादा, तो हम इजीली उसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको रीयूज में ला सकते हैं। तो उसमें रिपीटेशन आपके कम हो जाएगी। जैसे हम हफ्ते में अगर 3 वाटर बॉटल परचेस कर रहे हैं तो शायद वहां पे एक ही करेंगे। तो इसलिए हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं 75 माइक्रोन बाय 2021 एंड 120 माइक्रोन थिकनेस किया जाएगा बाय दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर 2022। इसलिए याद रखना 50 टू 75, 75 टू 120। अब ये कुछ चलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, तो देख लेना थिकनेस 50, 75, 120। आफ्टर दैट अब इस रूल में 4 कैटेगरीज आते हैं। रिजिड प्लास्टिक एक आता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, और आगे 2 देखते हैं, बट पहले समझ लेते हैं कैटेगरी 1 क्या है। तो जो कि रिसाइकल हो सकती है, जिसमें फूड वगैरह कंटेनर्स होता है, जिसमें हम फूड वगैरह रखते हैं, जो हम रिकलेक्ट करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ला सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ऐसा रिजिड प्लास्टिक जो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा रिजिड है, उसका रिसाइकलिंग पॉसिबल है, दैट विल बी अंडर कैटेगरी 1। जो उतना रिसाइकल नहीं होता है वो कैटेगरी 2 में हम रखेंगे, जिसको हम यूज कम ही करें तो अच्छा है, दैट इज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन नाम से आता है, LLDP। तो दैट इज द लो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, जिसमें हम जैसे हम देखते हैं ना, चिप्स वगैरह रखे जाते हैं, या फिर डिफरेंट कार्टन्स में भी एकदम पतला सा प्लास्टिक जो होता है, तो वो यूज किया जाता है, दैट इज दिस फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। इसका यूज हम कम करेंगे बिकॉज ये थोड़ा रिसाइकलेबल नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता रिसाइकलेबल। तो इस प्रकार से देखो, ये हम जो देख रहे हैं 2, 5, देयर इज समथिंग 4 नंबर, तो ये क्या होता है? तो देर आर टोटल 7 टाइप ऑफ मतलब सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक, जैसे पीईटी, एचडीपी, पीवीसी। अब सच में ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यस, बिकॉज देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का कैसा था, तो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था कि बाइस्फेनॉल ए, बीपीए जिसको कहा जाता है, तो वो किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो वही जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पॉलीकार्बोनेट ना, यही तो है सब कुछ। देखो पॉलीथिलीन पॉलीकार्बोनेट पॉलिस्टरेन लाइक दिस। तो अब इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट, कैटेगरी 7 में आता है ये। आप जैसे देख सकते हो दिस वन है ना, तो ये रिसाइकल नहीं होता है, मतलब यूजुअली रेयरली रिसाइकल्ड, बहुत मुश्किल से होता है, रेयरली रिसाइकल होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि सेफ्टी फॉर फूड एंड यूज, इसके लिए हम इसको कम यूज करेंगे। एंड ये मोस्टली अब देखा जाए तो ये बेबी बॉटल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा। आप देख लो कि पीईटी क्या होता है, पॉलीथिलीन टेराफ्लेट, ये 1 में आता है, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो 1 वाला रिसाइकलिंग पॉसिबल है।
ओके, जिसका यूज आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे जूस बॉटल्स हो गए, शैम्पू होगा, वाटर बॉटल्स होते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, विच इज पॉलीथिलीन टेराप्थेलेट। पीईटी मीन्स क्या है? पॉलीथिलीन टेराप्थेलेट। ओके, देन आफ्टर दैट प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सेकंड हम देखते हैं तो एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो मिल्क जूस वगैरह जो रखा जाता है, मिल्क जग्स वगैरह होते हैं, तो वो भी रिसाइकिल कर सकते हैं। तो चलो अच्छी बात है, 1 and 2 इज गुड। 3 अगर देखते हैं, 3 and 4 इज नॉट गुड। पहले दो अच्छे हैं, दूसरे दो अच्छे नहीं है ना। तो वैसे आप याद रखो, पॉलीविनिल क्लोराइड की जो पाइप्स, पीवीसी वाले पाइप्स होते हैं ना, तो वो भी थोड़े मुश्किल होते हैं रिसाइकिल करना। ओके, एंड यूरोप वगैरह बड़े कंट्रीज है, वहां पे वो भी रिसाइकिल कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ पे अभी तक उतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस नहीं आई है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड ही करें तो बेटर है। देन आफ्टर दैट एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो बहुत ही लो डेंसिटी, एकदम पतला वाला, मतलब जिसमें आप देख रहे हो ना कि प्लास्टिक बैग्स होती है ना, ट्यूब्स होते हैं डिफरेंट, बेड जिसमें हम रखते हैं वो बैग एकदम पतले वाले होते हैं, तो उसको लो डेंसिटी कहा जाता है, एलडीपी। तो पीवीसी एंड एलडीपी 3 and 4 नंबर इज नॉट रिसाइक्लेबल। ओके, मतलब नॉट वाइडली रिसाइक्लेबल। ठीक है, तो इसका यूज हम कम ही करें तो बेटर है। 3 and 4, 1 and 2 इज गुड, 3 and 4 इज नॉट गुड। देन अगेन फिफ्थ पे आते हैं पॉलीप्रोपिलीन। नाउ अगेन इट इज गुड, इट कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, टूथब्रश वगैरह होते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज होता है, योगर्ट होते हैं, अगर इसको कलेक्ट करें तो हम ये रिसाइकिल आराम से कर सकते हैं। बट वही है कि कलेक्शन इज द बिग टारगेट, तो कलेक्ट हो जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। देन अगेन 5 अच्छा है बट 6 नहीं है, दैट इज पॉलिस्टीरीन। पॉलिस्टीरीन मतलब क्या है कि जो फ्लेमेबल होता है और ऐसा कि पैकेजिंग फोम जैसा दिखता है, जैसे हम एग्स रखने के लिए जो कार्टन्स होते हैं तो वो वाले। ओके, तो उसको हम कहते हैं कि पॉलिस्टीरीन, स्टायरोफोम कहा जाता है। तो ये भी रेयरली, कॉस्ट प्रोहिबिटिव है थोड़ा सा, तो वेरी रेयरली रिसाइकल्ड, 6 नंबर का। बाकी 7 तो हमने देख लिया, वो पॉलीकार्बोनेट आता है। तो अगेन 6 and 7 इज नॉट गुड। तो जैसे नंबरिंग की अगर बात करें तो विच वन इज गुड? तो यस, पॉलीथिलीन टेराप्थेलेट होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होगा, दैट इज गुड। देन पॉलीविनिल क्लोराइड होगा, पीवीसी पाइप्स होगी, एलडीपी होगा, एलडीपी होगा लो डेंसिटी वाला, दैट इज नॉट गुड। देन अगेन यहां पे हमने देखा पॉलीप्रोपिलीन जो है, तो योगर्ट कप, स्ट्रॉज वगैरह, दैट इज अगेन गुड। ओके, एंड अगेन पॉलिस्टीरीन एंड 7 कैटेगरीज अगेन हार्ड टू रिसाइकल। तो थोड़ा सा इसमें रिविजन करो, देन यू विल रिमेंबर ऑल दिस। थोड़ा जितना पॉसिबल देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है उस पैटर्न से आपको पढ़ना होगा। ओके, तो देख लेना इसमें। देन बढ़ते आगे, चलो नाउ कैटेगरी 3 क्या है? जैसे 1 में हमने देखा कि रिजिड प्लास्टिक है, सेकंड में हमने देखा लो डेंसिटी वाला प्लास्टिक है, थर्ड कैटेगरी में है मल्टी लेयर प्लास्टिक। ये तो हमें बैन करना ही होगा, बिकॉज एज यू नो दैट ये रिसाइकिल होता ही नहीं है, बराबर, तो इसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे बैन कर देंगे। ओके, सो दैट इज मल्टी लेयर प्लास्टिक इन कैटेगरी 3। कैटेगरी 4 में क्या है? प्लास्टिक शीट्स और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग। तो कैरी बैग्स वगैरह होते हैं, है ना, ये ऐसे हम कुछ फोम्स वगैरह देखते हैं, सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, या उसका पैकेजिंग किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से हार्ड टू रिसाइकल है। ओके, तो कैटेगरी 4 में क्या है? प्लास्टिक शीट्स और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग, पैकेज करने के लिए, उसको पैक करने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए यूज किया जाता है, कैटेगरी 4। अब और एक, दिस कैटेगरी 4 हो गया टोटल 2021 के रूल्स में। अब इस रूल में और एक चीज आती है, एनवायरमेंटल कंपेंसेशन। अब देखो यहां पे और एक नई कंसेप्ट आती है, जैसे ईपीआर तो हमने पहले भी देखा था, 2018 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब यहां पे और एक कंसेप्ट आती है, दैट इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो ये क्या है? तो जो ज्यादा पोल्यूट करेंगे, दे आर लाइबिलिटी टू पे एक्स्ट्रा। ओके, तो जितना पोल्यूशन आपको उतना ज्यादा पे करो, तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, लाइबिलिटी उन पे डाली जाएगी कि आप प्रोड्यूसर हो तो आपको वो रिकलेक्ट करने के टारगेट्स रहेगी, आपको रिकलेक्ट करना ही होगा, देयर इज अ लाइबिलिटी, या फिर उसको आपको क्या करेगा? कंपेंसेट करना होगा डैमेजेस को, अगर आप नहीं कलेक्ट कर पाओ तो। या फिर आपके लिए एक अच्छा मॉडल लेके आया जो हमने बहुत बार कार्बन इमिशन में देखा है, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। ये भी नई कंसेप्ट यहां पे ऐड हो जाती है, जैसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल प्लस मार्केट मैकेनिज्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज दिस मार्केट मैकेनिज्म? तो देखो अब जैसे कि दो कंपनीज हैं, कंपनी ए बिस्लरी देखते हैं, कंपनी बी किनले है, दोनों को भी टारगेट दिया गया कि आप इतना इतना प्लास्टिक आपका जो भी जनरेट होता है, 100 टन समझ लो कि दोनों जनरेट करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 50% आपको क्या करना है? रिकलेक्ट करना है एनवायरमेंट से। तो फिर यहां पे क्या होता है कि बिस्लरी अपने अपने टारगेट 100% अचीव कर लेता है, तो 100% ही नहीं तो वो तो एक्स्ट्रा 50% भी टारगेट अचीव कर लेता है, कि जैसे 100 नहीं तो 150 टन उन्होंने रिकलेक्ट करके लेके। तो अब क्या है कि उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा
अचीवमेंट कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, तो दे विल गेट बेनिफिट्स ऑफ दिस थ्रू द सर्टिफिकेट। अब क्या होगा कि जैसे किनले ये नहीं कर पाया, उन्होंने बस 50 टन ही जमा कर दिया, 50% ही जमा कर दिया। अब वो 50 तो एक्स्ट्रा नहीं कर पाए, दे आर नॉट एबल टू, उनकी लाइबिलिटी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। सो नाउ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल कम्स। तो अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा 50 इमिट किया है तो उसके सर्टिफिकेट उनको परचेस करने होंगे। एनी हाउ हमें ये टारगेट अचीव करना है, जैसे 200 टन का एनी हाउ अचीव करना था टारगेट। बट अब क्या करेगी ये कंपनी, फिर इनसे ये 50 जो टन, बेसिकली आप हर टन को डिसाइड किया जाएगा कि इतने इतने पैसे लगते हैं। जैसे कि समझ लो 1 लाख रुपए लगते हैं फॉर एग्जाम्पल एक टन जमा करने के लिए, तो दे हैव टू पे द 50 lakhs फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। और ये चेंज होते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म अगर आप नहीं करोगे तो यू हैव टू कंपेंसेट विद दिस अमाउंट। और इनको तो इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, इनको तो पे करना पड़ेगा बट इनको तो बेनिफिट मिलेगा। तो समझ रहे हो, एनी हाउ दे आर एबल टू कवर द टारगेट। तो टारगेट तो अच्छे तरीके से कवर हुआ, बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे ये कंपनी धीरे धीरे फिर ये समझ जाएगी कि आपको कंपेंसेट करना पड़ना है, लॉस को पे करना पड़ रहा है। तो शायद ये कल जाके एक तो कम प्रोड्यूस करेंगे या फिर अपना रिकलेक्शन रिसाइकलिंग बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। इट इज वेरी गुड प्रिंसिपल। एंड इवन मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू क्या है कि यहाँ पे वे आउट ही नहीं है, फिर अदर वे आउट इज नॉट दैट, यू हैव टू पे फॉर दैट अगर आप एक्स्ट्रा इमिट करोगे तो। ठीक है, सो दैट इज द ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। तो इसी प्रकार से रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3R याद रखना है, प्लस ई स्ट्रैटेजी, मतलब लोगों को एजुकेट करो। जितने लोग अपने खुद के लेवल पे इस चीज को अगर थोड़ा सीरियसली लेते हैं तो डेफिनेटली हम इसका रिसाइकलिंग इजीली कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से और एक कंसेप्ट आती है सीपीसीबी, एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल है कि जिसमें किस कंपनी ने कितने जनरेट किया है, तो वो सीपीसीबी इसमें सब मॉनिटर करेगा। देन आफ्टर दैट दिस रूल में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी है पॉलिस्टीरीन एंड एक्सपांडेड पॉलिस्टीरीन विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की जो मैंने बात की थी, तो 1 जुलाई से बैन होगा, ये आपको हाईलाइट करके रखना है। जैसे एक्सपांडेड पॉलिस्टीरीन कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट, तो जिसमें आपका क्या होगा, कैंडीज हो गए, आइसक्रीम स्टिक्स होते हैं, थर्मोकॉल होता है, यूज एंड थ्रो के जो प्लेट्स होते हैं, कप्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, इन्विटेशन कार्ड से जो भी प्लास्टिक का ये जो भी आपको दिख रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है ओके इसको अगेन रीयूज करना या रिसाइकिल करना। सो दैट्स व्हाई वी विल बैन दिस ऑल फ्रॉम जुलाई 1, 2022। ओके, तो ये रूल में वो मेंशन किया है। सो वट एवर वी हैव कवर्ड दैट इज दिस पार्ट कि 16 केस में आपको क्या याद रखना है, 15 माइक्रोन। एंड कलेक्शन कौन कर रहा था, रूरल एरियाज या म्युनिसिपल पार्टीज, वो सब कलेक्ट कर रहे थे। एंड सेग्रीगेशन की भी बात चल रही थी। 2018 में हमने देखा मल्टीलेयर प्लास्टिक को हमने बैन किया। एंड आफ्टर दैट कुछ कंसेप्ट आती 2018 में, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमने चेकआउट किया। 2021 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस हमने कैसे बढ़ाया, 50 to 75, 75 to 120 till the end of December, that we have discussed। एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू किया, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लेके आए, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म लेके आए, 4 कैटेगरीज हमने कर दिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो कैटेगरीज थोड़े से अच्छे से देख लेना एक बार। सो दिस इज ऑल सॉरी So this is all about the plastic waste and management rules and microplastic क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, वो हमने देखा। देन अब बस एक लास्ट पॉइंट है, बट हम ये थोड़ा स्पेशल क्लासेस में लेंगे। एंड जो होगा कंटेंट ऑफ द सेशन में हमने लास्ट देखा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बट एक बार फास्ट में बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। आप स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पे एक्सेस कर सकते हो जो हमारे डिफरेंट सेशंस हो गए उसको। जैसे आप सिंपली यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और मेरे प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी के, और वहां पे आपको सेशंस मिल जाएंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, तो फर्स्ट इन एशिया विल बी लॉन्च सितंबर इन कोलैबोरेशन विद द CII एंड WWF। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि प्लास्टिक पैक्ट किसके किसके बीच में है। ओके, देन आफ्टर दैट एक आता है कि जैसे अभी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर GPML, तो ये कहां पे आया था, तो अर्थ समिट में आया था 2012 की मीटिंग में। और इसको मनीला डिक्लेरेशन, तो किस चीज के लिए मनीला डिक्लेरेशन जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर लंदन कन्वेंशन आता है, तो लंदन कन्वेंशन क्या है बेसिकली, तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर्स। तो मरीन पोल्यूशन, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, उस पर फोकस करने वाला एक कन्वेंशन है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन, राइट। एंड UN प्लास्टिक कलेक्टिव नाम से भी एक इनिशिएटिव है विच इज वॉलंटरी इनिशिएटिव एंड ऑफ UNEP, इंडिया भी आता है
कॉन्फ्रेंस CII नाम से भी आता है और WWF इंडिया। तो ये देख लो कि क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके अंडर लेके आए, है ना। गो लिटर भी क्या है, रिड्यूस मरीन एंड प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज, है ना। तो ये IMO ने लेके आया था, और उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव जो हमने लेके आया, तो इस प्रकार से हम और भी है कुछ इनिशिएटिव बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर करेंगे। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज कमेंट योर फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट पिलर भी जल्दी लेके आएंगे, एंड दैट विल बी ऑन लाइक दिस पिलर। ओके, सो ये जो हम पिलर है, तो स्टे ट्यून फॉर दिस, एंड यस सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज हम इस आने वाले कुछ सेशंस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टारगेट करने वाले, राइट। So thank you all of you. So see you in the next session. Thank you.